students, endogenic forces or endogenous forces, it occurs beneath the surface of the earth. ये कहाँ चलता है? हमारे सरफेस के नीचे, ठीक है। हमारे जो सरफेस जो है उसके नीचे जो वर्क चलता है, जो प्रोसेस चलती है, जो फोर्स चलता है, वो होता है हमारा एंडोजीनियस फोर्स। और दूसरी ओर हम देखते हैं इट अकर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद इट कॉजेज नेचुरल डिवास्टेशन एंड फिजिकल चेंज इन द अर्थ सरफेस लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स और वैलीज। ये नेचुरल तरीके से होती है और लगातार रूप से होती रहती हैं, और इसके कारण जो चेंज होते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसका भौतिक स्वरूप इससे बनता भी है तो इससे बिगड़ता भी है। इसके गुड एग्जांपल्स हैं अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड माउंटेन्स की फॉर्मेशंस और वैलीज। दूसरी ओर जो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो भी स्लोली मूवमेंट में चलते हैं। इट कॉजेज फिजिकल चेंज, और ये भी क्या होते हैं? हमारी अर्थ के फिजिकल चेंज में काम आते हैं, और इसमें हमारे अर्थ का सरफेस का जो फिजिकल चेंज होता है वो होता है। इसके गुड एग्जांपल्स हैं जैसे सी आर्चेस, मशरूम रॉक, शी शोर, सैंड ड्यून्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर आपको कुछ कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स और आपकी बुक एक्सरसाइज आपको दी जा रही है जो कि आपको करनी है। तो हम आपको यहाँ पर आपके कीवर्ड्स और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको थोड़ा समझा देते हैं, ताकि आपको हॉलीडेज होमवर्क करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। ओके, now students, these are the keywords: exogenic forces, forces that act on the surface of the earth। ये वाले वो forces होते हैं जो अर्थ के surface पर चलते हैं, ठीक है। now the second one is endogenic forces, forces acting inside the earth, अर्थ के inside में जो forces work करते हैं। नेक्स्ट वन इज डियास्ट्रॉफिक फोर्सेस एक्ट डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के इनसाइड में बहुत गहन जो मेन पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा डीप पॉइंट है अर्थ का, उसके अंदर जो वर्क होता है, जो मूवमेंट्स होती है, वो मूवमेंट्स लाइक हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स, वो क्या कहलाती है? हमारी डियास्ट्रॉफिक फोर्सेस कहलाती है। और वो किधर से? इनसाइड ऑफ द अर्थ से अर्थ की क्रस्ट की ओर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके से हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज सडन फोर्सेस कॉज अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन एंड लैंड स्लाइड्स, कि ऐसे सडन फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और लैंड स्लाइड्स होते हैं। उसके बाद अपलिफ्ट होता है ऊपर की ओर उठना। व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट राइजेज इन रिलेशन टू द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया से कोई भी चीज़ अर्थ के क्रस्ट पर जब ऊपर की ओर उठता है तो वो क्या कहलाता है? अपलिफ्ट। उसके बाद अगला है सबसिडेंस, व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट सिंक्स इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग एरियाज, कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इन दोनों एरियाज के विपरीत जब यहाँ का जो एरिया है वो नीचे खिसक जाता है सराउंडिंग एरिया से, वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है, तो वो उसका सबसिडेंस एरिया कहलाता है। नेक्स्ट वन इज फोल्डिंग, फोल्डिंग होता है फोल्ड हो जाना। टेक्स प्लेस व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर क्रिएटिंग अ कंपैरिजनल फोर्स विच पुशेस अप द क्रस्ट एट द पॉइंट द प्लेट्स मीट। फोल्डिंग मतलब जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है, यहाँ ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो इनके कारण जो फोर्स जो होता है उसके कारण यहाँ की जो क्रस्ट होती है वो आपस में मिलती है, और उसके ऊपर जो पुश लगता है, जो दबाव लगता है, तो वो दबाव किसमें? फोल्ड्स के अंदर बदल जाता है। द नेक्स्ट वन इज फॉल्टिंग, फॉल्टिंग होता है टूट जाना, विलन हो जाना, उसके अंदर बल पड़ जाना। टेक्स प्लेस व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड गेट पुल्ड अपार्ट क्रिएटिंग अ टेंशनल फोर्स विच कॉजेज फ्रैक्चर्स और क्रैक्स इन द क्रस्ट। अब यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी हो रही है? यहाँ पर डाइवर्जेंट की हो रही है। तो यहाँ से मान लो यहाँ का जो सरफेस है वो यहाँ से और इधर चला गया, तो यहाँ की जो सरफेस जो है उसके अंदर क्या आ जाएगा? क्रश आ जाएगा, वो
टूट जाएगी। तो इसके कारण जो यहाँ की जो फीचर्स बनेंगी, यहाँ की जो लैंडफॉर्म्स बनेंगी वो फॉल्ट हो जाती है। तो वो फॉल्टिंग फीचर्स कहलाती है, फॉल्टिंग लैंडस्केप्स कहलाती हैं। द नेक्स्ट वन इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स, प्लेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑन द क्रस्ट विच फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा के ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स की जो प्लेट्स हैं वो अपनी शेप्स और साइज़ के अकॉर्डिंग क्रस्ट पर क्या करती है, फ्लोट करती है मैग्मा के कारण। तो वो क्या कहलाती है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहलाती है। जैसे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो क्या है, इसी मोल्टन मैग्मा के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा volcano, opening in the earth's crust from where molten magma, acids, gases and steam are emitted with the sudden force। कि volcano वो होता है जो अर्थ के क्रस्ट पर एक ओपनिंग फीचर में होता है, वो फिशर लाइक शेप में होता है, और यहाँ से पिघला हुआ मैग्मा, एसिड्स मतलब राख, गैसेस, स्टीम वगैरह यहाँ से उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं। Next one is seismic focus, point on the earth's crust from where lithospheric plates begin to move। यहाँ पर जो अर्थ के क्रस्ट पर जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करने लगती है तो वो क्या कहलाता है, सीस्मिक फोकस कहलाता है। Next one is epicenter, point on the earth's surface directly above the focus, it is the point from where vibrations seem to emerge from। तो ये एपिसेंटर का जो पॉइंट होता है ये सरफेस के बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर, जैसे यहाँ पर अगर हमारा सिस्मिक फोकस है तो इसके जस्ट ऊपर हमारा क्या होगा, एपिसेंटर होगा। तो ये बिल्कुल फोकस के जस्ट ऊपर होता है, और यहाँ से ही यही वो पॉइंट होता है जहाँ से डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारी सीस्मिक वेव्स जाती है। नेक्स्ट वन इज सीस्मोग्राफ, मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए सीस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। रिक्टर स्केल, मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करने के लिए रिक्टर स्केल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता की कितनी तेज गति से आया था उसकी, ठीक है, तो उसको अगर हमें नापना है तो वो किसके द्वारा नापेंगे, हम सीस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट वन इज सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये वो बेल्ट होती है जो पैसिफिक ओशियन जो है हमारा उसके चारों तरफ होती है। ठीक है, तो इसके अंदर इंक्लूड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, ईस्ट कोस्ट ऑफ रसिया, चाइना, जापान, फिलीपाइंस एंड इंडोनेशिया अकाउंट फॉर द मोस्ट अर्थक्वेक्स ऑन द अर्थ है। ये जो हमारी पैसिफिक बेल्ट है, हमारे पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, और इनके अंदर सारी जगह जो है वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, ईस्ट कोस्ट ऑफ रसिया, चाइना, जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ये सारी जगह शामिल होती है। उसके बाद जो हमारे इस पैसिफिक ओशियन का जो बाहर वाला जो पार्ट है, मतलब जहाँ ये अर्थक्वेक आते हैं, तो अर्थक्वेक का जो ये एज का पार्ट है, उन एजेस पर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज आते हैं। नेक्स्ट वन इज मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इंक्लूड्स द एल्पाइन माउंटेन सिस्टम, मेडिटेरियन सी, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका एंड द हिमालयाज अकाउंट्स फॉर लेस देन अ क्वार्टर ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन द अर्थ। ये वो वाली मिड कॉन्टिनेंटल मतलब ऐसी कॉन्टिनेंटल बेल्ट होती है जो महाद्वीपों के अंदर की होती है। तो यहाँ पर अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो थोड़े कम आते हैं। ठीक है, जो ये पैसिफिक बेल्ट होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट होते हैं यहाँ पर लेस देन अ क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर से कम यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं। इनमें शामिल है हमारी अल्पाइन माउंटेन सिस्टम है, मेडिटेरियन सी है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका, हिमालयाज, ये सारी जगह शामिल हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, includes the mid-Atlantic ridge and adjoining islands
areas in this belt experience moderate earthquake. मिड अटलांटिक रिज बेल्ट जो है यहाँ पर जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज है यहाँ पर मॉडरेट मात्रा में यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं. उसके बाद है सुनामी वेव्स. जाइंट वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स ऑन द ओशियन फ्लोर. दे आर पावरफुल वेव्स विच कैन सबमर्ज एंटायर आइलैंड्स एंड कोस्टल रीजन्स. ये सुनामी वेव्स वे होती है जिनके अंदर जो समुद्रों के अंदर जो वेव्स जो होती है वो जाइंट मात्रा में आती है. तो ये समुद्रों के ओशियन फ्लोर्स के अंदर अर्थक्वेक्स आते हैं. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव्स होती है जिनके कारण जो आइलैंड्स और जो कोस्टल रीजन होते हैं यहाँ पर पानी सबमर्ज कर जाता है, बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है. नेक्स्ट वन इज लावा. मोल्टन मैग्मा विच इरप्ट्स फ्रॉम अ वोल्केनो. कि मोल्टन मैग्मा जो है वो इरप्ट्स होता है किसके द्वारा? वोल्केनोज के द्वारा. जब वोल्केनोज के द्वारा मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा बाहर आता है, सरफेस पर आता है, तो वो ठंडा होने के बाद क्या कहलाता है? यहाँ पर लावा कहलाता है. उसके बाद वेंट ऑफ अ वोल्केनो. कि वोल्केनो की वेंट क्या होती है? ऑल्सो नोन एज शाफ्ट. इट इज़ अ टनल लाइक पार्ट थ्रू विच लावा एंड अदर मोल्टन मटीरियल आर एमिटेड. कि ये टनल मतलब सुरंग टाइप के होते हैं. जैसे ये सुरंग बन गई है, सुरंग यानी फिशर्स बन गई है, तो इनके द्वारा मोल्टन मटेरियल यहाँ पर आता है और यहाँ पर वो मटेरियल एमिटेड हो जाता है. ठीक है, फैल जाता है. उसके बाद क्रेटर होता है कप शेप्ड माउथ ऑफ अ वोल्केनो. की जब एक वोल्केनो की शेप कप के जैसी होती है तो वो क्रेटर कहलाता है. हमारे जो वोल्केनोज जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. पहला है हमारा एक्टिव वोल्केनो, दूसरा है डोरमेंट वोल्केनो और तीसरा है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो. तो हमारा जो एक्टिव वोल्केनो है उसमें जो वोल्केनोज हमेशा आते रहते हैं. वोल्केनो विच इरप्ट्स फ्रिक्वेंटली, लगातार रूप से अगर वोल्केनोज आ रहे हैं तो वो एक्टिव वोल्केनो कहलाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डोरमेंट वोल्केनो. तो उसके अंदर डोरमेंट वोल्केनो में आता है अ वोल्केनो दैट हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स बट कैन बिकम एक्टिव एट सम स्टेज. कि पिछले बहुत सालों में ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, कभी ये फूटा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले किसी भी स्टेज पर ये एक्टिव हो सकता है. यानी कि सोया हुआ है, कभी भी जग सकता है. ठीक है. उसके बाद अगला है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो. अ वोल्केनो दैट हैज़ नॉट बीन नोन टू इरप्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड इज़ नॉट लाइकली टू डू सो इन फ्यूचर. कि ऐसे भी वोल्केनोज हैं जो कि बहुत 100 सालों से वो इरप्टेड नहीं हुए हैं और आगे फ्यूचर में भी वो इरप्टेड नहीं होने वाले हैं. कभी 1-2 बार वो हुए थे लेकिन अब वो नहीं हुए हैं. ठीक है, तो वो क्या है? एक्सटिंक्ट, मतलब जिनका अब अस्तित्व नहीं है, वो विलुप्त हो चुके हैं. अगला है वोल्केनिक माउंटेन. Formed when the lava coming out of a volcano accumulates around it, cools and solidifies. वोल्केनिक माउंटेन वो होते हैं जो लावा के द्वारा बनते हैं और जब लावा वोल्केनो के चारों तरफ आकर जमा हो जाता है, कूल हो जाता है और सॉलिड रूप ले लेता है तो वो वोल्केनिक माउंटेन कहलाता है. अगला है हमारा वोल्केनिक प्लेट्यू. वोल्केनो के द्वारा प्लेट्यूज़ भी बनते हैं तो वो प्लेट्यूज़ वोल्केनिक प्लेट्यूज़ कहलाते हैं. Formed when molten magma erupts from a long crack or fissure in the earth surface and spread around it. जब मैग्मा इरप्ट होता है और लॉन्ग क्रैक के द्वारा मतलब दरारों के द्वारा या सुरंगों के द्वारा या नालियों के द्वारा अर्थ के सरफेस पर फैल जाता है और ये यहाँ पर प्लेट्यूज़ का निर्माण करता है. अगला है हमारा वोल्केनिक रॉक्स. ऐसी रॉक्स जो कि किसके कारण बनती है? हमारे वोल्केनोज के द्वारा. फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस पर जब लावा सॉलिड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वोल्केनिक रॉक्स कहलाती है. नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू प्लेट्स मूव. जो प्लेट्स जो हैं वो मूव क्यों करती हैं? द प्लेट्स कॉन्स्टेंटली इन मोशन और मूव एज द
Tremendous heat generated inside the core of the earth caused the rocks in the mantle to melt. These molten rocks expand, rise, and push the plate away from each other. When they cool down, they sink and bring plate towards each other. कि जो हमारी अर्थ के नीचे जो मोशंस जो हैं, वो गति जो हैं, वो लगातार रूप से चलती रहती हैं हमारे अर्थ के नीचे, ठीक है। तो उस जब ये मूवमेंट करती है, मोशन में रहती है, तो उनके कारण हमारे अर्थ के कोर में बहुत सारी हीट जनरेट होती है, और वो ही हीट क्या करती है, हमारी जो मेंटल के अंदर जो मेल्ट मटेरियल जो होता है उसको वो बार बार में वहाँ पर हीट जनरेट करती है, मेंटल तक वो हीट पहुँचती है, ठीक है। और उस जो मटेरियल है, जो मोल्टन मटेरियल है कोर में, वो उसको पुश करती है हमारे अर्थ के सरफेस की ओर, ठीक है। तो इस कारण से दीज मोल्टन रॉक्स एक्सपेंड, और इस कारण से ये मोल्टन रॉक्स एक्सपेंड करती है, फैलती है, राइज करती है, ऊपर की ओर उठती है, और पुश करती है, धक्का देती है प्लेट्स को एक दूसरे की ओर, ठीक है। वो किसके कारण, हीट है, और हीट जनरेट होती है, तो उसकी वजह से जो मोल्टन मटेरियल है वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, और एक दूसरे के साइड फैलते हैं, ठीक है। और जब वो बाहर आ जाते हैं या धीरे धीरे हमारे अर्थ के सरफेस पर पहुंचने लगते हैं, तो वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कूल हो जाते हैं, और फिर वो सिंक हो जाते हैं। सिंक मतलब धीरे धीरे अपनी जो हीट जो उसके अंदर पैदा हो रही थी, वो हीट ख़त्म होने लगती है, तो वो सिंक होने लगते हैं। इस कारण से वो दोबारा से जो प्लेट्स जो थी उनको उनकी ओर वापस वो चले जाते हैं। जैसे हमारे अर्थ के इनर कोर के अंदर हीट है, उस हीट के कारण मोल्टन मटेरियल एक दूसरे को धक्का मारते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है, बाकी वो ठंडा होके वापस वहीं उस स्थान पर चले जाते हैं, और फिर दोबारा वही प्रोसेस लागू हो जाती है। Next in what are exogenic and endogenic forces? Exogenic forces, the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces, and the endogenic, the forces that acts in the interior of the earth are called endogenic forces. तो ये आप जानते हैं, इसके एग्जाम्पल है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एटसेट्रा। ये तो है हमारे किसके, एंडोजेनिक के। और हमारे जो एक्सोजेनिक फोर्सेस थे उसके जो एग्जाम्पल है वो आते हैं हमारे, जैसे सैंड ड्यून्स हैं हमारे, ठीक है। उसमें हमारी ऑक्सबो लेक है, हमारे जो और भी हमारे जो हमने उस वीडियो के अंदर पढ़े थे एग्जाम्पल्स, जैसे सैंड ड्यून्स है, ऑक्सबो लेक्स है, और हमारे अन्य जो चीज़ें वहाँ बन रही थी वो सारे, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ इरोजन? इरोजन क्या है? इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। इट यूजुअली अकर्स ड्यू टू ट्रांसपोर्ट बाय विंड, वाटर एंड आइस। इरोजन रिमूवल, जो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड पार्ट जो होता है उसका रिमूवल होता है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, और इसको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है विंड, वाटर और आइस। यानी कि जो हमारी सॉलिड जो चट्टानें हैं उनका विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा या आइस के द्वारा टूटना, और फिर उसका डिपोजिशन हो जाना, ठीक है। तो उसका जब टूटेगी वो, और टूटकर किसके द्वारा टूटेगी, विंड, वाटर और आइस के द्वारा, और फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, वो क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। अगला है हमारा, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? फ्लड प्लेन्स जो बाढ़ के द्वारा जो मैदान बनते हैं वो होते हैं। अ फ्लड प्लेन इज़ अ फ्लैट लैंड एडजेसेंट टू अ स्ट्रीम or a river that experience occasional or periodic flooding. These plains are formed during floods when the river deposited sediments brought with them on the river bank. कि जो हमारे फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट लैंड होते हैं, जो कि किसी भी स्ट्रीम के द्वारा या किसी भी रिवर के द्वारा उसको
ओकेजनली रूप से या फिर एक पीरियोडिक फ्लडिंग के द्वारा बनाया जाता है। सामान्य रूप से लगातार रूप से वहाँ पर धीरे धीरे बाढ़ का पानी आता जाता है, जमा होता रहता है और इस द्वारा ये लैंड बनते हैं और ये फ्लैट होते हैं। और ये ज़्यादातर किसके द्वारा बनते हैं? फ्लड्स के दौरान बनते हैं। इनके अंदर रिवर सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर आती है और रिवर बैंक पर लाकर जमा कर देती है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या होती है? सैंड ड्यून्स आर द हिल्स ऑफ सैंड डिपॉजिटेड बाय द एक्शन ऑफ विंड्स इन डेजर्ट। डेजर्ट एरियाज में विंड्स के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनती है वो कहलाती है हमारी सैंड ड्यून्स। और ये सैंड की बनी हुई हिल्स होती है, मिट्टी के द्वारा बनाई हुई पहाड़ियाँ होती हैं, जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। मोस्टली डेजर्ट एरियाज में ये बनती है। हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड? बीचेस कैसे बनते हैं? बीचेस आर फॉर्म्ड बाय द इरोडेड मटेरियल डिपॉजिटेड बाय द वेव्स अलोंग द सी कोस्ट। कि जो बीचेस जो होते हैं वो जो डिपॉजिट मटेरियल जो होते हैं, जो उनको इरोड करके लाया जाता है सी वेव्स के द्वारा, तो उनको डिपॉजिट किया जाता है वेव के द्वारा सी कोस्ट पर, तो वो क्या बना देती है हमारे यहाँ पर बीचेस बना देती है। ये जो अवसादित मसाले हैं, जो चीज़ें हैं, सामान्य हैं जो समुद्रों के अंदर मिलती है, जैसे मिट्टी है, तलछट है, पत्थर है, अन्य और चीज़ें जो पानी अपने साथ बहा कर लाता है, तो वो सारा इरोडेड मटेरियल होता है और उसको जमा किया जाता है सी कोस्ट पर, तो बनता है हमारा बीचेस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ऑक्सबो लेक? ऑक्सबो लेक क्या होती है? Continuous erosion on the concave side and deposition on the convex side cut a loop from the main river led to the formation of an oxbow lake. And the other one example is here. An oxbow lake is a cut off lake formed due to cut off a meander loop. ठीक है, तो ये जो ऑक्सबो लेक जो होती है वो कॉनकेव साइड से उसको इरोजन किया जाता है और डिपोजिशन होता है उसका कॉन्वेक्स साइड के अंदर। ठीक है, जैसे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप पढ़ते ही हो, अपने मैथ्स में पढ़ते हो ना, और साइंस में भी पढ़ते हो कॉनकेव लेंसेज और कॉन्वेक्स लेंसेज। तो इनके अंदर जो इसकी कॉनकेव साइड जो होती है वहाँ से चट्टानों को इरोजन किया जाता है और जो कॉन्वेक्स साइड जो होती है वहाँ पर इनका डिपोजिशन होता है। ठीक है, और वो किसके द्वारा होता है? मेन रिवर के द्वारा होता है और वो मेन रिवर से एक लूप के माध्यम से कट जाती है, एक कटा हुआ रूप हो जाता है जिसको ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन बन जाती है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल इसका कि ऑक्सबो लेक एक ऐसा कट होता है जो कि मिंडोर लूप से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी शेप देख सकते हैं कि ये हमारे जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर था ये मिंडर था। इस मिंडर में से जब ये ऑक्सबो अलग हो जाता है, जब ये मेन कट में से थोड़ा अलग हो जाता है, जैसे ये इस तरीके से अलग हो गया ये, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सबो लेक कहलाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनते हैं। अगला है आपका टिक द करेक्ट आंसर। ये आपको बुक में फिल करने हैं। विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव्स? इनमें से कौन सी इरोजनल फीचर नहीं है? तो इसमें बीच है। अगला डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर। ग्लेशियर में डिपोजिशनल मतलब डिपोजिट करना किस में आता है? मरीन में आता है। अगला आता है विच इज़ कज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ के द्वारा जो सडन मूवमेंट होती है उसको में क्या शामिल है? वोल्केनो। अगला है हमारा मशरूम रॉक्स जो है वो कहाँ मिलती है? मोस्टली डेजर्ट एरियाज में मिलती है। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन ग्लेशियर, रिवर वैली, ये डेजर्ट यानी कि रिवर वैलीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम। ग्लेशियर्स, मिंडर्स, बीच, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल, अर्थक्वेक, seashore, river of ice, rivers, vibration of earth, hard rocks, deserts,
तो यहाँ ये इनके मैचअप्स दिए हुए हैं, ये आपको सभी ये जो एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। अब आते हैं आपके गिव रीज़न, जो कि आपको नोटबुक में करने हैं, फेयर नोटबुक में, ठीक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो भी आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। सम रॉक्स हैव शेप ऑफ अ मशरूम, यहाँ पर रीज़न बताना है कि कुछ रॉक्स मशरूम की शेप में क्यों होता है। विंड एक्शन इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन डेजर्ट व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स लेडन विद कॉर्स, कि जो ज़्यादातर जो डेजर्ट एरिया के अंदर जो एक्शंस जो होते हैं, क्रियाएं जो होती हैं, वो विंड के द्वारा होती है। यहाँ पर ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं वो चलती हैं। Sand particles strike the surface of the rock mass, it get eroded. The base eroded more than the rock. As wind direction keeps on changing regularly, the rock get eroded from all sides. Eventually, it resembles like a mushroom with narrow base and wide top. अब जो सैंड जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, वो उनका जो सरफेस होता है वो बड़े स्ट्राइक के साथ आते हैं इस सरफेस पर, और यहाँ आकर वो इस रॉक मास के ऊपर जमा हो जाते हैं और लगातार रूप से वो जमा होते रहते हैं। और जो इसका जो बेस जो होता है वो बलता रहता है, मतलब यहाँ इसके बेस पर लगातार रूप से जो रॉकी मटेरियल्स होते हैं वो आकर जमा हो रहते हैं। अब जैसे ही ये विंड की डायरेक्शन में आते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा चेंजमेंट होते हैं विंड की डायरेक्शन में। जहाँ से ये बहकर आते हैं, मतलब उड़कर आते हैं विंड की डायरेक्शन में, वहाँ सबसे ज़्यादा चिपक जाते हैं, लेकिन जो दूसरी साइड होती है वहाँ पर ये कम चिपकते हैं। तो इस कारण से जो रॉक्स जो होती हैं इरोडेड होती है सभी साइड से। इसके कारण यहाँ पर जो मशरूम लाइक का स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। इसका जो बेस जो होता है वो नैरो होता है, लेकिन इसका जो वाइड जो टॉप जो होता है वो वाइड होता है। उसके बाद फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, बाढ़ से बनने वाले मैदान बड़े फर्टाइल होते हैं। क्यों? फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एज दे आर टर्म्ड बाय सिल्ट ब्रोड बाय रिवर। क्योंकि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिवर के द्वारा लाए गए सिल्ट मतलब अवसाद के द्वारा बनते हैं, जो कि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स, सी केव्स जो होती है वो स्टैक्स के रूप में टर्न्ड हो जाती है, बदल जाती है। क्यों? एज द कैविटीज ऑफ सी केव्स बिकेम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स थर forming arches. Erosion of sea arc breaks the roof and only walls are left. These walls like features are called stack. कि जब जो हमारे समुद्र है तो उसके अंदर जो कैविटीज़ होती है, मतलब जो छोटी छोटी जो आसानी से जो चट्टानें टूट सकती है, तो उनके अंदर धीरे धीरे ये जो कैविटीज़ बनती चली जाती हैं। उन कैविटीज़ के कारण यहाँ ये जो गुफाएं इनमें बनती है वो धीरे 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 बिगर होनी शुरू हो जाती है, और फिर उसका जो रूफ वाला जो पार्ट होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है और इसमें आर्चेस बन जाती है। और ये जो आर्च जो होती है इनका लगातार रूप से इरोजन होता रहता है, तो धीरे धीरे ये रूफ भी टूट जाती है और लास्ट में सिर्फ दीवार बच जाती है, और वो दीवार ही किसका रूप ले लेती है? एक स्टैक का रूप। बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो इमारतें धंस जाती हैं, तो उनके धंसने का कारण मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग आर नॉट इनफ स्पेस सेफ to resist the vibration of the earth. They are not made earthquake proof, thus they collapse when the movement in tectonic plates under the surface of the earth, which send out vibration in all the direction, causes an effect to anything built on the crust. कि जब भी हम बिल्डिंग को बनाते हैं तो उस टाइम वो कहीं ना कहीं हम उसको सेट नहीं करते हैं, उसका बचाव नहीं करते हैं किन से? हमारी अर्थ के अंदर जनरेट होने वाली वाइब्रेशंस से, ठीक है। तो वो रेसिस्ट होती है, वो वाइब्रेशन से प्रूफ नहीं होती है और वो सेफ नहीं होती है। इसके कारण से अर्थक्वेक जब भी आते हैं तो वो अर्थक्वेक को झेल नहीं पाती है।
इस कारण से जो हमारी अर्थ की प्लेट के नीचे जो मूवमेंट होती रहती है तो उसको हमारी ये जो बिल्डिंग्स है उसको झेल नहीं पाती है, और हमारी अर्थ के नीचे जो ये वाइब्रेशंस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है, इसलिए वो किसी भी चीज़ को आसानी से गिरा सकती है, यानी कि वो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं होती है। वो वाइब्रेशंस को रेसिस्ट नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है, इस कारण से वो गिर जाती है, ध्वस्त हो जाती है, विनाश हो जाता है उनका।